हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस बाय आर्यन सर में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर 1 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन। ठीक है बच्चों, इससे पहले मैं एक वीडियो में आपको कूलाम के नियम का निगमन बता चुका हूँ। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला लेसन है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये टोटल एनसीईआरटी बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, और इन सब का आपको फ्री पीडीएफ मैं दे रहा हूँ। फ्री पीडीएफ आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, वहाँ पर जाकर आप इसके फ्री पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम बढ़ते हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है कूलाम के नियम का सदिश रूप। आज हम लोग पढ़ेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप। तो बच्चों चलिए पढ़ते हैं अपने इस वीडियो में। देखिए, कूलाम के नियम का सदिश रूप, इसमें हम मान लेते हैं कि माना दो आवेश हैं। ठीक है, कोई भी दो आवेश मान लेते हैं कि माना दो आवेश, यहाँ पर लिखेंगे माना दो आवेश Q1 व Q2 हैं। Q1 व Q2 हैं, जिनके बीच की दूरी R है। दूरी क्या है? R है। ये इतना हम मान लेते हैं। अब बनाते हैं हम लोग अपना फिगर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दो आवेश है, एक Q1 आवेश है और एक Q2 आवेश है। दोनों एक दूसरे से R दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं पहला आवेश हमारा यहाँ पर है Q1, इस आवेश को मान लेते हैं Q1, और यहाँ पर एक आवेश मान लेते हैं Q2। ठीक है, इसको हम दे देते हैं नाम Q1 और इसको नाम देते हैं Q2। ये दोनों कितनी दूरी पर रखे हैं? R दूरी पर रखे हैं। इनके बीच की जो दूरी है वो कितना है? R है। अब हम क्या करते हैं, चूँकि ये सदिश रूप है और सदिश रूप को दिखाने के लिए हम जानते हैं किसी भी सदिश राशि को कैसे व्यक्त किया जा सकता है। सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता होती है और किसकी आवश्यकता होती है? परिमाण की। तो हम इसमें लिखते हैं परिमाण और दिशा, इन्हीं दोनों का गुणनफल हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगी? एक सदिश राशि मिलेगी। तो सदिश राशियों का निरूपण हम परिमाण और दिशा के साथ करते हैं। ठीक है, अब तो हमें इसमें दिशा भी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक मान लेते हैं मूल बिंदु। ये क्या है? मूल बिंदु है, इसको मान लेते हैं O। इस मूल बिंदु को क्या मान लिया जाता है? O। तो मूल बिंदु से आवेश Q1 का जो स्थित सदिश है, मूल बिंदु से आवेश Q1 का स्थित सदिश हम दिखाते हैं, ये इसको हम मान लेते हैं वेक्टर R1। ठीक है, और मूल बिंदु से आवेश Q2 का जो स्थित सदिश है उसको हम लोग दिखाते हैं किससे? R2 से, वेक्टर R2 से। अब देखिए यहाँ पर ऐसे Q1 का स्थित सदिश Q2 के सापेक्ष या Q2 का स्थित सदिश Q1 के सापेक्ष, इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे? देखिए, जब Q1 से Q2 की ओर जाएंगे, Q1 से जा रहे हैं हम किसकी ओर? Q2 की ओर। ये देखिए, Q1 से Q2 तक जो स्थित सदिश होगा उसको हम दिखाएंगे किससे? किस पर जा रहे हैं? 2 पर जा रहे हैं। तो 2 पर जा रहे हैं तो इसको लिखेंगे R2। इसको क्या लिखेंगे? R2। किसके सापेक्ष जा रहे हैं? 1 के सापेक्ष जा रहे हैं ना, तो इसको लिखेंगे R21। ये कौन सा वेक्टर होगा? R21। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखिए बना देते हैं Q2 अगर 1 पर जाएं, किसके सापेक्ष? 2 के सापेक्ष। Q2 के सापेक्ष Q1 पर जाएं तो इसको हम लोग दिखाएंगे किससे? R21 से, R12 से। अगर हम लोग जा रहे हैं किस पर? 1 पर जा रहे हैं, किधर से? 2 से, तो इसको किससे दिखाएंगे?
वेक्टर r12 से। ठीक, समझ में आया आप लोगों को। अब देखिए यही फिगर मेन है। अब देखिए Q1 पर बल भी लगता है, किसके कारण? Q2 के कारण। Q2 पर भी बल लगेगा, किसके कारण? Q1 के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले हम इसको लिख लेते हैं R21 r वेक्टर R21। देखिए यहाँ पर हमने बताया कि सदिश को कैसे दिखाया जाता है, परिमाण और किसके साथ? दिशा के साथ। तो हमें यहाँ पर परिमाण तो मिलेगा अभी बल का, लेकिन दिशा निकाल लेते हैं। दिशा क्या होगी? तो हम उपयोग करते हैं किसका? एकांक सदिश का। एकांक सदिश क्या होता है? एकांक सदिश जो होता है दिशा बताने का काम करता है। तो R21 की दिशा में एकांक सदिश हम ले लेते हैं। R21 की दिशा में एकांक सदिश, एकांक सदिश R21 की दिशा में एकांक सदिश क्या हो जाएगा? कैप R21। ठीक है, दिशा में हम कैप एकांक सदिश को किससे दिखाते हैं? कैप से। ऐसे R12 की दिशा में, R12 की दिशा में एकांक सदिश, R12 की दिशा में एकांक सदिश जो होगा वो क्या हो जाएगा? कैप R12। ठीक है ना, समझ में आया आप लोगों को। अब देखिए हम निकालते हैं आवेश Q2 के कारण Q1 पर बल क्योंकि हम किसका निर्माण कर रहे हैं? कूलाम के नियम का सदिश रूप लिख रहे हैं। तो कूलाम का नियम दो आवेशों के बीच लगने वाले बलों के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर हम बल निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे Q1 पर बल, किसके कारण? Q2 के कारण। तो यहाँ पर लिखेंगे आवेश, अब आवेश Q2 के कारण Q1 पर बल, अब बल निकालते हैं F से दिखाते हैं। फॉर्मूला होता है F बराबर K इंटू Q1 Q2 बाई R²। तो F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R²। ठीक, लेकिन ये सदिश रूप में हमें देना है। किस रूप में देना है? सदिश रूप में। तो हमें परिमाण चाहिए और दिशा चाहिए। तो सदिश रूप में देने के लिए हम वेक्टर से दिखाते हैं। और ये जो बल है किसके कारण है? Q2 के कारण Q1 पर है। तो जिस पर बल लगता है उसको हम लिखते हैं आगे 1 पर बल लग रहा है। किसके कारण लग रहा है? 2 के कारण लग रहा है। तो F12 से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? F12 से। तो ये हो गया आपका परिमाण। अब F12 की दिशा में देखिए Q2 के कारण Q1 पर बल लग रहा है, इसको हम इधर से दिखा देते हैं। ये बल लग रहा है, मान लीजिए, इसको हम नाम दे देते हैं F12। ठीक, अब इसकी दिशा में देखिए कोई एकांक सदिश है F12 की दिशा में। तो देखिए ये हमारे यहाँ से इसकी दिशा में एकांक सदिश है R12 की दिशा में एकांक सदिश क्या है? कैप R12। तो यहाँ हम लिखेंगे कैप R12। अब ये बल का सदिश रूप हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने बताया था अभी आपको कि सदिश को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा की आवश्यकता होती है। तो ये आपका क्या हो गया? परिमाण हो गया, और ये क्या हो गई? दिशा हो गई। तो इस बल को हमने दिखा दिया। अब इसी प्रकार हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर देखिए लिखेंगे इसी प्रकार ठीक, आवेश Q1 के कारण Q2 पर बल। अब Q2 पर बल हम लोग निकालते हैं। Q2 पर बल, तो Q2 पर तो जो बल लगेगा वो कौन सा बल लगेगा? 2 पर बल लग रहा है, किसके कारण? 1 के कारण।
तो 2 और 1 लिखेंगे F21 वेक्टर में बराबर फार्मूला वही होगा K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे इनके बीच की जो दूरी है वो कितना है R है, तो R का स्क्वायर। अब ये हो गया परिमाण। अब दिशा चाहिए, तो F21 की दिशा क्या होगी, इधर की ओर। ये देखिए इधर की ओर, ये वाला बल लगाएगा इस पर, ये किधर की ओर, इधर की ओर। क्यों? क्योंकि देखिए ये दोनों कैसे आवेश हैं, ये दोनों प्लस आवेश हैं और एक दूसरे पर कैसा बल लगाएंगे, प्रतिकर्षण का बल लगाएंगे। तो प्रतिकर्षण का बल लगाएंगे, ये आवेश जब इसकी ओर जाना चाहेगा तो ये उसको धक्का देगा, ये उधर की ओर भागेगा। तो यहाँ पर कौन सा बल लगेगा, F2 पर बल लग रहा है, किसके कारण, 1 के कारण, तो F21 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर ये वाला आवेश जब इस पर बल लगाता तो ये इधर की ओर भागेगा, तो इस पर 1 पर बल लग रहा है, किसके कारण, 2 के कारण। तो इसको हमने क्या दिखाया है, F12 से दिखाया है। फिगर समझ में आया होगा आप लोगों को। तो अब यहाँ पर ये हो गया परिमाण। अब बात करते हैं दिशा की। तो F21 की दिशा में देखिए कोई वेक्टर है, तो F21 की दिशा में हमारा वेक्टर है वेक्टर R21। लेकिन हम लोग वेक्टर नहीं लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं, दिशा बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एकांक सदिश का। तो R21 की दिशा में देखिए, R21 की दिशा में एकांक सदिश हमने लिख रखा है कितना, कैप R21। तो इनटू में यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैप R21। तो ये देखिए, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको हम लोग दे देते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। यही दोनों क्या है, कूलाम के नियम का सदिश रूप है। ठीक है, लिख देंगे यहाँ पर, यही कूलाम के नियम का सदिश रूप है। इसको चाहे तो हम लोग एक साथ लिख सकते हैं, F12 बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक, तथा दूसरा वाला F, दोनों एक ही हैं, बस केवल दिशा का फर्क है बस। 21 बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 अपान में R स्क्वायर, और इसकी दिशा का क्या है सिंबल, R21। ठीक है, यहाँ पर ऐसे क्या है, R12 कैप R12, इसको ज़रूर लिखना आप लोग। ठीक है, तो ये जो है कूलाम के नियम का सदिश रूप है, यहाँ लिख देंगे, यही कूलाम के नियम का सदिश रूप है, यही कूलाम के नियम का सदिश रूप है, सदिश रूप है। समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर बच्चों समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर हमें बताएं कि समझ में आ रहा है। ठीक है, कमेंट में अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग हैशटैग लगा के वहाँ पे क्लियर लिख सकते हैं कि हमको समझ में आ गया है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए आगे, कभी कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है कि कूलाम के नियम का सदिश रूप बताइए तथा यह भी बताइए कि यह न्यूटन की गति के तृतीय नियम का पालन करता है अथवा नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ देखिए वेक्टर R21 की दिशा क्या है, ये वाली है, और वेक्टर R12 इसकी दिशा क्या है, ये वाली है। दोनों परिमाण में तो समान है परंतु इनकी दिशा क्या है, विपरीत है। तो हम इसको लिख सकते हैं, लिखेंगे पुनः चित्र से क्या दिख रहा है हमें कि वेक्टर R12 बराबर है किसके, वेक्टर R21 के, लेकिन क्या है, एक विपरीत है। चाहे यहाँ पर देखिए 21 वाले को विपरीत कीजिए 12 के सापेक्ष, और चाहे 12 वाले को विपरीत कीजिए 21 के सापेक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक को क्या दिखा देते हैं, माइनस में दिखा देते हैं। अब देखिए यहाँ वेक्टर फॉर्म वाला है तो इसको हम कैप में भी लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं कैप R12 बराबर है माइनस कैप R21 के। ठीक है, अब ये मान उठा के हम समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख दें, किसी भी एक में रख दें या 2 में रख दें, किसी में रख दें, तो हमें यहाँ पर देखिए क्या मिलता है। तो यहाँ लिखेंगे प्रोक्त मान
मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 क्या है हमारा, देखिए यहाँ पर F12 ये वाला समीकरण लेते हैं। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर एक बार ताकि आप लोगों को दिखाई दे। F12 बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर और इंटू में यहाँ है कैप R12, ठीक है, कैप R12। अब यहाँ पर जो है इसको देखिए, R12 किसके बराबर है, माइनस R21 के बराबर है। R12 किसके बराबर है, माइनस R21 के बराबर है। तो इसको हम लोग करते हैं F12 बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर और यहाँ R12 की जगह हम क्या लिख दें, माइनस R21। तो माइनस चिन्ह कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा और यहाँ पर कैप R21 हो जाएगा। इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब देखिए ये समीकरण 3 किसके बराबर है, समीकरण 3 जो है यहाँ देखिए समीकरण 2 के बराबर है। यहाँ देखिए K इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इंटू कैप R21 और यहाँ भी देखिए क्या है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इंटू कैप R21, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 जो है बराबर है किसके, समीकरण 2 के। लिखेंगे अतः F21 जो है, F12 जो है, F12 यहाँ पर देखिए समीकरण 3 में क्या है, F12 बराबर है किसके, माइनस में किसके, ये क्या है F21 है। यहाँ पर देखिए समीकरण 2 से ये क्या है, F21 है, वही चीज़ यहाँ पर है। तो इसको लिख देंगे हम F21, वेक्टर F21। ये हो गया हमारा। देखिए दोनों बल परिमाण में बराबर हैं लेकिन इनकी दिशा क्या है, विपरीत है। यहाँ परिमाण देखिए दोनों का बराबर है इसलिए परिमाण में बराबर है लेकिन दिशा क्या है, विपरीत है। तो हम इसको लिखेंगे कि अतः कूलाम का नियम गति के तृतीय नियम का पालन करता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है ना, जितना बल इस पर लग रहा है उतना बल इस पर लग रहा है लेकिन कैसे, विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर लिखेंगे कूलाम का नियम, कॉन्क्लूजन लिख देंगे, अतः कूलाम का नियम गति के तृतीय नियम का पालन करता है, तृतीय नियम का पालन करता है। ठीक, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अगर समझ में आया है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है जिससे हम आगे आपके लिए वीडियो लाते रहें। तो मिलते हैं कल ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बच्चों एक सूचना है कि अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको एक लिंक दे दिया जाएगा। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, वहाँ से इस PDF को फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।